So hello people, this is your channel CATV and आज इस वीडियो में we are going to revise AS11. See, सॉरी सो AS11 भी ये पर्टिकुलर पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसके AS11 के नोट्स अराउंड 2-3 पेजेस में समड अप है एंड लास्ट में डिफरेंस बिटवीन AS11 एंड इंड AS21 है जो नवंबर 18 में पूछ लिया था, राइट। अब पॉइंट ये है कि ये प्लेन डॉक्यूमेंट था, फिर इसमें जो भी नेसेसरी जो भी चीज़ें लिखनी थी, जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा था, जो क्वेश्चन के रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट पुट करने थे तो वो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऐसे पुट करके रखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम PM SMPM सॉल्व नहीं करेंगे, SMPM तो हम बाकायदा सॉल्व करेंगे। अगर देखा जाए तो SM और PM में भी क्वेश्चन है। लेट मी पुट दैट इन दी हेडिंग कि SMPM में कितने क्वेश्चन है, बट उसके पहले ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जिस पे इलस्ट्रेशंस आए हैं, मीन्स ये नोट्स में पर्टिकुलर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इस पर इलस्ट्रेशन पूछा गया है। सो इससे क्या होगा कि जब हम नोट्स पढ़ेंगे तो नोट्स में जब हम वो पर्टिकुलर एरिया को पढ़ेंगे तो हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा क्योंकि इस पर इलस्ट्रेशन पूछे गए हैं। तो जब भी हम वो नोट्स पढ़ेंगे तो ऐसा अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी कि यार ये फालतू का है कि ये काम का है, ठीक है। तो हम जब नोट्स पढ़ेंगे तो आप ये मान के चलना कि सारे वो जो नोट्स का जो कंटेंट है उस कंटेंट पर रेलेवेंट क्वेश्चन अवेलेबल है, राइट। और बाकी जहाँ तक हो सका तो वहाँ पे लिखा भी गया है कि ये पॉइंट्स को ध्यान रखना है, इस पॉइंट पे क्वेश्चन है, तो इससे ऑटोमेटिक उधर फोकस तो चले जाएगा, राइट। सो ठीक है, कीपिंग दिस अपार्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट AS11। बट इसके पहले वही हम देख लेते हैं, मैं इसको लिख लेता हूँ कि पर्टिकुलर SM और PM में कितने क्वेश्चन है AS11 के। सो क्वाइट शॉकिंग कि PM और स्टडी मटेरियल में दोनों मिला के अराउंड सिर्फ 8 क्वेश्चन है। PM में 4 इलस्ट्रेशन है और PM में 4 क्वेश्चन है और स्टडी मैट में 4 इलस्ट्रेशन है, बट फिर भी हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, भले ही इसमें कम दे के रखे हो। खैर, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज। तो ये AS किससे डील करता है? सबसे पहले ये AS डील करता है इफेक्ट ऑफ चेंज, डील्स विद फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन से डील करता है। सेकेंड, फॉरेन ऑपरेशंस, तो फॉरेन एक्सचेंज की जो भी ट्रांजेक्शन है उससे डील करता है। फिर फॉरेन ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, फॉरेन ऑपरेशंस एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है, तो सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को हम डीप में पढ़ेंगे, राइट। फिर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के बाद फॉरेन ऑपरेशंस को पढ़ा जाएगा एंड फॉरेन ऑपरेशन के बाद फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की कभी इधर बात करी होगी तो हम इसको भी, हाँ ओके, इधर बात नहीं करी है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी इधर है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर भी अप्लीकेबल होता है। खैर, दिस AS एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटी और पैरा 46 ऑफ दिस AS एप्लीकेबल ओनली फॉर कंपनीज। तो याद रखना पैरा 46 जो है वो कंपनीज पे एप्लीकेबल है, राइट। तो जो है पैरा 46, ये पैरा 46 जो है एप्लीकेबल कंपनीज को एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस देते हुए, तो अब इधर फॉरेन ऑपरेशन है, तो वही है कि फॉरेन ऑपरेशन मतलब कि आपकी ब्रांच, एसोसिएट, JV, सब्सिडियरी जो भी है वो आपकी फॉरेन में, ठीक है। तो ब्रांच, एसोसिएट, JV, सब्सिडियरी फॉरेन में है तो ये फॉरेन ऑपरेशन है, राइट। तो आपकी ब्रांच, एसोसिएट, JV, सब्सिडियरी फॉरेन में है तो फॉरेन ऑपरेशन है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है, इलस्ट्रेशन। अब फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 कुछ एक है, इलस्ट्रेशन 1 हमको देखना पड़ेगा। दिस AS एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटी और पैरा 46 ऑफ दिस AS एप्लीकेबल ओनली फॉर कंपनीज। तो पैरा 46 तो सिर्फ कंपनीज पे रखता है, ठीक है। तो पैरा 46 जो है पर्टिकुलर हमको कंपनीज पे लगता है। तो अब ट्रांसलेशन ऑफ कैश फ्लोज, ट्रांसलेशन ऑफ कैश फ्लोज ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, क्या बोला है? फॉरेन ऑपरेशन। तो फॉरेन ऑपरेशन में क्या बोला है? ट्रांसलेशन ऑफ कैश फ्लोज ऑफ फॉरेन ऑपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लोज। तो कैश फ्लोज का ट्रांसलेशन एंड कैश फ्लोज का प्रेजेंटेशन फ्रॉम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो कैश फ्लो का ट्रांसलेशन एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन फ्रॉम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन बोथ हैव बीन केप्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ AS11 क्योंकि वो AS3 में कवर है। तो कैश फ्लो का ट्रांसलेशन और कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन, तो ट्रांसलेशन एंड प्रेजेंटेशन दोनों स्कोप से बाहर है फॉरेन ऑपरेशन के, तो एटलीस्ट, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, अब इसको ही हम डीप में पढ़ेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन की बात करें तो ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आर कन्वर्टेड इनटू रिपोर्टिंग करेंसी। देखो क्या बोल के रखा है इनिशियल रिकॉग्निशन में कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, सारे जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है ना वो कन्वर्ट होंगे रिपोर्टिंग करेंसी में यूजिंग स्पॉट रेट और अप्रॉक्सीमेट रेट। तो स्पॉट रेट और अप्रॉक्सीमेट रेट
तो ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, सारे फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजेक्शन हैं वो कन्वर्ट होंगे रिपोर्टिंग करेंसी में, कन्वर्ट कर लेंगे यूजिंग स्पॉट एक्सचेंज रेट और अप्रॉक्सीमेट रेट, दैट इज एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जो एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग है ट्रांजेक्शन की डेट पे, पर ये IAS में फंक्शनल करेंसी है, वो फंक्शनल करेंसी को रिपोर्टिंग करेंसी माना जाता है। पर हम तो ये कर लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में ना सारे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। अब रिपोर्टिंग करेंसी क्या होगी हम सब देख लेंगे उसको। अब रिपोर्टिंग करेंसी यूजिंग स्पॉट एक्सचेंज रेट, मतलब उस डेट की जो रेट है स्पॉट एक्सचेंज रेट या अप्रॉक्सीमेट रेट से हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। चलो अब दूसरा क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन मतलब वही ना फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है। तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन की बात करें, जैसे आप गुड्स एंड सर्विसेज को बाय सेल करते हो, बाय सेल कर रहे हो, मनी को बोरोइंग और लैंड कर रहे हो, एसेट को एक्वायर डिस्पोज कर रहे हो, लाइबिलिटी इनको इंकर कर रहे हो या सेटल कर रहे हो, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब याद रखना कि अभी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम की बात नहीं करिए। ओके, ये मॉनेटरी आइटम नीचे आएगा तो नीचे से मुझे ये कनेक्ट करना रहेगा, साथ ही साथ मेरे को ये ऊपर की चीज़ भी करेक्ट करनी है, वो मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा, राइट। तो ये एग्जांपल्स है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की, जिसकी इनिशियल रिकॉग्निशन की बात कर ली हमने। अब अपन बात करते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में क्या बोला है कि दिस रिकॉग्निशन इज अप्लाइड ऑन फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, ये मॉनेटरी आइटम पे एप्लीकेबल है। तो ये जो रिपोर्ट होना चाहिए क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे होना चाहिए। तो देखो रिपोर्टिंग करेंसी पे तो इनिशियल रिकॉग्निशन को रिकॉर्ड कर दिया जो भी स्पॉट एक्सचेंज रेट था, तो ये स्पॉट एक्सचेंज रेट एंड ये क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, ये स्पॉट एक्सचेंज रेट या अप्रॉक्सीमेट रेट, ये क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो ऑल फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन वो इधर से मॉनेटरी आइटम है, ठीक है। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन इज अप्लाइड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको करना पड़ेगा जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है अराइजिंग ऑन कन्वर्जन, ये जो कन्वर्जन ऑफ FCMI इनटू रिपोर्टिंग करेंसी। तो FCMI को जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, FCMI मतलब वही मॉनेटरी आइटम को हम रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो PNL में ट्रांसफर कर देने का। मीनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम क्या होता है, अब आप कब से बोले जा रहे थे फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, तो ये मॉनेटरी आइटम होते क्या हैं। तो मीनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, तो सबसे पहले ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है ध्यान रखना, FCMI में एक्सचेंज डिफरेंस ये वॉन्ट एडजस्ट टू कॉस्ट, ये कॉस्ट से एडजस्ट नहीं होगा, PNL में जाएगा। अब बात ये होती है कि फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम कौन से होते हैं, मतलब वो असेट एंड लायबिलिटी जिसका अमाउंट फिक्स है अंडर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वही डेटर वेटर को पेमेंट करना है जो भी है असेट और लायबिलिटी जिसका अमाउंट फिक्स है अंडर कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट आर टू बी सेटल्ड इन फॉरेन करेंसी। असेट और लायबिलिटी फिक्स है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और सेटल इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में सेटल हो रहा है, तो रिसीवेबल, पेबल, कैश बैलेंस, लोन सब कवर है, ठीक है। ऐसा कोई करंट असेट ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। असेट एंड लायबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिक्स है और इसको सेटल करना है फॉरेन करेंसी में, तो ये फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम हो गया, ठीक है। तो ये मॉनेटरी आइटम हो गया। अब अमेंडमेंट ऑफ AS 11 पैरा 46 आ गया। पैरा 46 से अगर मैं आपको याद दिला दूँ तो अपन ने यही पढ़ा था, ये है पैरा 46, ये पैरा 46 को इधर अपन ने पढ़ा था कि पैरा 46 कंपनी पे लगता है और ये पैरा 46 की बात करिए। तो पैरा 46 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन AS 11 जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, अमेंड हुआ है, ठीक है। पैरा कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में याद रखना, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमको करना है और इनफैक्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी हमको करना है, राइट। सबसे पहले तो इसको मैं ये पैरा 46 को ये तो कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन ये कंपनी से एप्लीकेबल होता है। कंपनी और नॉन कंपनी कैन ऑप्ट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस पैरा, ऑप्शन इज रिवोकेबल। तो कंपनी हो या नॉन कंपनी हो कैन ऑप्ट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस पैरा एंड ऑप्शन इज इररिवोकेबल, ऑप्शन इररिवोकेबल है। जैसे नॉन कंपनी तो ऑप्ट नहीं कर सकती, कंपनी के ही एप्लीकेबल होता है, तो इस पैरा को ऑप्ट करना करो, ठीक है, और ऑप्शन इररिवोकेबल है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम और लॉन्ग टर्म, देखो अभी अपन ने बात करी थी सारे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, अभी हमने सारे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की बात करी थी, राइट। इसके बाद हमने फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम की बात करी जो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे रिकॉर्ड होगा। फिर हमने अमेंडमेंट पढ़ा, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम में क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे रिकॉर्ड होगा, डिफरेंस PNL में जाएगा। फिर आती है बात फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम लॉन्ग टर्म इन नेचर, अगर वो जो कुछ लॉन्ग टर्म इन नेचर है जिसका रियलाइजेशन एंड पेमेंट बियॉन्ड 12 मंथ है, जहाँ पे मतलब कि फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम में लॉन्ग टर्म क्या होता है, मॉनेटरी आइटम तो हमको पता है, मॉनेटरी आइटम तो यही है। अब इसमें ही लॉन्ग टर्म मतलब कि पेमेंट बियॉन्ड 12 मंथ है फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ट्रांजेक्शन, तो वो कन्वर्ट होते हैं यूजिंग क्लोजिंग रेट। तो ये भी तो क्लोजिंग रेट पे ही होता है, तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही साट है, वो कन्वर्ट होंगे क्लोजिंग रेट पे, उधर भी क्लोजिंग रेट पे था याद हो तो।
ये भी था क्लोजिंग एक्सचेंज रेट का लिखा हुआ है, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। तो इधर फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम सब पे था, पर ये फॉरेन करेंसी आइटम और लॉन्ग टर्म तब जाके लगता है, वो ये क्लोजिंग रेट पे है, ठीक है, तो क्लोजिंग पे है, ठीक है, ये भी क्लोजिंग रेट पे रिकॉग्नाइज होता है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में। अब एक्सचेंज डिफरेंस, और देखो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में बोला है, तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में ही हम पैरा 46 एप्लीकेबल होता है। इनिशियल रिकॉग्निशन में तो सब स्पॉट रेट और अप्रॉक्सीमेट रेट यूज़ करते हैं। तो अब एक्सचेंज डिफरेंस अराइज फ्रॉम द अबव पॉइंट विल रिकॉग्नाइज एज फॉलोज। कैसे? ट्रांसफर एक्सचेंज डिफरेंस टू वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट। अब इधर डिफरेंस है, इन्होंने क्या करा, एक्सचेंज डिफरेंस को रिकॉग्नाइज ऐसे किया कि जो एक्सचेंज डिफरेंस है उसको वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर करा। तो ट्रांसफर एक्सचेंज डिफरेंस टू द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट। इफ लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम वाज टेकन टू फाइनेंस सच डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट। क्या बोला कि एक्सचेंज डिफरेंस को डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट में ले जाओ, कब? जब लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम, जो मॉनेटरी आइटम जो लॉन्ग टर्म इन नेचर थी, वो टेकन इनटू फाइनेंस सच डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट। तो जब लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम वाज टेकन इनटू फाइनेंस सच डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट, क्या बोला कि जब ये एक्सचेंज डिफरेंस जो है, ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है, यूँ तो हम पीएनएल में ले जाते हैं, और ये डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट में जाएगा कब? जब लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम, वही एफसीएमआई लॉन्ग टर्म इन नेचर वाज टेकन, वो हमने लिया है काहे के लिए? टू फाइनेंस सच डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट, दैट इज टू कैपिटलाइज। मतलब वही है कि हमको कैपिटलाइज करना है डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट करना है क्रेडिट डिफरेंस, ठीक है, तो ये है। अदरवाइज अगर आपने डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट के लिए नहीं लिया है तो ट्रांसफर करो एक्सचेंज डिफरेंस टू एफसीएमआई ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। फिर आप ये डिफरेंस को पीएनएल में तो नहीं बोला, पर ये बोला है कि फिर एफसीएमआई ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, अगर कोई रिलेशन ही नहीं हो तो, राइट। ये सब चीज़ें हैं, इजी है, अभी तक हमने समझ लिया है। अब एफसीएमआई डिफरेंस अकाउंट विल बी रिटर्न ऑफ इन पीरियड। क्या बोला है? एफसीएमआई मतलब कि एफसीएमआईटी अकाउंट, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट विल बी रिटर्न ऑफ इन पीरियड इक्वली बाय 31 मार्च 2020। तो एफसीएमआईटी डिफरेंस अकाउंट विल बी रिटर्न ऑफ इन पीरियड इक्वली बाय 31 मार्च 2020 और टिल द लाइफ ऑफ लॉन्ग टर्म एफसीएमआई विच एवर इज अर्लियर इट इज टू बी चार्ज इन पीएनएल अकाउंट। तो एफसीएमआईटी डिफरेंस अकाउंट वो राइट ऑफ होगा इन पीरियड्स इक्वली, वो राइट ऑफ होगा और टिल द लाइफ। अब एफसीएमआईटी अकाउंट है, तो एफसीएमआईटी अकाउंट सबसे पहले अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम से अराइज हुआ है, पर उसका कोई रिलेशन नहीं है डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट से। तो जितना उसका पीरियड है उतने पीरियड में वो रिटर्न ऑफ होगा, तो वो इट इज टू बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। बैलेंस इन एफसीएमआईटी डिफरेंस अकाउंट जो भी बचा हुआ है शुड बी शोन एज इक्विटी ऑन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। तो जो बैलेंस है वो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में अंडर डी हेड रिजर्व एंड सरप्लस एज अ सेपरेट लाइन आइटम हम दिखाएंगे। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में सेपरेट लाइन आइटम दिखाएंगे। सो क्या बात कर ली हमने कि एफसीएमआईटी डिफरेंस अकाउंट कैसे आता है? वो तो जब तब आता है जब फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम लॉन्ग टर्म इन नेचर है और उसका कोई रिलेशन नहीं है फिक्स्ड एसेट से, ठीक है। क्योंकि अगर रिलेशन है फिक्स्ड एसेट से तो ऐसे केस में वो डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट्स के डिफरेंस से एडजस्ट हो जाएगी, राइट। और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन नेचर है, मतलब वो उसको तभी बोलते हैं लॉन्ग टर्म जब रियलाइजेशन और पेमेंट इज बियॉन्ड 12 मंथ, जब रियलाइजेशन पेमेंट होता है बियॉन्ड 12 मंथ, ठीक है। चलो यही सब चीज़ें थी। अब हम फॉरेन ऑपरेशन पढ़ने से पहले हम पहले ये तो देख ले कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में हमने क्वेश्चन तरीके से करे कि नहीं करे, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में यही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट हाँ कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो अभी अपन देख लेते हैं। जैसे कि मई 15 के एग्जाम में क्या बोला था? फर्दर अ कंपनी में ऑप्ट टू कैपिटलाइज द एक्सचेंज डिफरेंस अराइज ऑन सेटलमेंट ऑफ मॉनेटरी आइटम और on reporting an enterprise monetary item at a rate different from those at which they were initially recorded during the period or reported in previous financial statement, recognized as income or expenses in the period in which they arise। सो इसको थोड़ा सा सही करा है कि फर्दर अ कंपनी में ऑप्ट, कंपनी ऑप्ट कर सकती है क्योंकि पैरा 46 जो है वो कैन ऑप्ट मतलब कि ऑप्शन है। तो फर्दर अ कंपनी में ऑप्ट टू कैपिटलाइज द एक्सचेंज डिफरेंस, मतलब कैपिटलाइज द एक्सचेंज डिफरेंस ऑन द सेटलमेंट ऑफ मॉनेटरी आइटम, मतलब वही है डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो कैपिटलाइज द एक्सचेंज डिफरेंस अराइज ऑन सेटलमेंट ऑफ मॉनेटरी आइटम और
arise on settlement of monetary item or on reporting an enterprise monetary item at rate different from those at which initially recorded. तो एक्सचेंज डिफरेंस को कैपिटलाइज कर दो या रिपोर्ट करो एंटरप्राइज मॉनेटरी आइटम को एट अ रेट डिफरेंट फ्रॉम दोज, मतलब कि जो इनिशियली रिकॉर्डिंग करी थी उस वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू पे आप इसको रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो रिपोर्टिंग एन इंटरप्राइज मॉनेटरी आइटम, ठीक है, तो रिपोर्टिंग एट इंटरप्राइज मॉनेटरी आइटम एट अ रेट, एक रेट पे आप रिपोर्टिंग एट इंटरप्राइज मॉनेटरी आइटम एट अ रेट डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट वर इनिशियली रिकॉर्डेड। तो जो इनिशियली रिकॉर्डेड है उस रेट से डिफरेंट रेट पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो रिपोर्टिंग एन इंटरप्राइज मॉनेटरी आइटम एट अ रेट डिफरेंट फ्रॉम दोज एट विच इट वाज इनिशियली रिकॉर्डेड, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं था ये। और ओके, तो एक्सचेंज डिफरेंस इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सचेंज डिफरेंस पहले और डेप्रिसिएशन बाद में, मतलब कि जब हम एक्सचेंज डिफरेंस हम वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट में हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो एक्सचेंज डिफरेंस पहले ट्रांसफर होगा फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब डेप्रिसिएशन फिर वो रिवाइज्ड वाली वैल्यू पे लगेगा एक्सचेंज डिफरेंस ट्रांसफर करने के बाद की वैल्यू पे, राइट। बाकी हमने फिर ये चीज़ पढ़नी थी कि मॉनेटरी आइटम अगर शॉर्ट टर्म है तो वो तो पीएनएल में जाएगा, शॉर्ट टर्म में तो पैरा 46 एप्लीकेबल ही नहीं है। पर जब आती है मॉनेटरी आइटम लॉन्ग टर्म की तो उसमें ऑप्शन है कि या तो पीएनएल या 46, ठीक है, ठीक है। तो मॉनेटरी आइटम शॉर्ट टर्म तो पीएनएल में है और लॉन्ग टर्म होता है तो पीएनएल में भी जा सकते हो 46 में भी जा सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म में पीएनएल में भी जा सकता है और 46 ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं पैरा 46, और पैरा 46 भी यही बोलता है कि अगर पीएनएल में ले जाओ या पैरा 46 में के अकॉर्डिंग एफसीएमआई टीडी अकाउंट में ले जाओ और फिक्स्ड एसेट में ले जाओ, वो तो हमको देखना पड़ेगा कि यार ये जो मॉनेटरी आइटम है आप यूज़ कर रहे होगा टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म टू फाइनेंस द डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट, राइट। इंपॉर्टेंट ये भी है डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको ट्रांसलेट उधर और उधर आप उसको वैल्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो ओके, ठीक है। तो लेट वी डू क्वेश्चन, और क्वेश्चन करके हमको समझ में आएगा। ये अपन ने समझ लिया है। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 और 4 देख लेते हैं, क्योंकि इसको इधर इसको समझा है तो अपन देखते हैं कि ये अपन से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 1 2 3 4 चारों एक अपन करते हैं स्टडी मटेरियल। एक बार ये भी देख लेते हैं इधर क्या लिखा हुआ है। क्या बोला है कि 10 प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोला है कि प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट रेट एंड स्पॉट रेट। शायद ये सब चीज़ें इधर नहीं देख रखी थी, ये वाली पॉइंट। 10 प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट जो है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट रेट एंड स्पॉट रेट अमाउंटिंग टू 8000। और 8000 कैसे हुआ कि 1,47.10, तो प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम पे है, स्पॉट रेट 47.02 है और कॉन्ट्रैक्ट 47.10 पे है, तो ये प्रीमियम है, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट 8000 है, विल बी इग्नोर्ड एंड नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हावेवर प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अब प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, तो प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर करेंगे और प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, जो कि हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट 47.18 का है और सेल रेट 47.18 का है, तो इसको रिकॉग्नाइज कर देंगे बुक्स में। तो जो गेन और लॉस कंप्यूटेड है शुड बी रिकॉग्नाइज इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो इसको हम थोड़ा सा और सही कर देते हैं कि प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में रिकॉर्ड कर लेंगे। इन रिकॉर्डिंग सच कॉन्ट्रैक्ट एट ईच बैलेंस शीट डेट द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मार्क्ड टू इट्स करंट मार्केट वैल्यू। इन रिकॉर्डिंग सच कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एट ईच बैलेंस शीट डेट द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मार्क्ड करते हैं टू करंट मार्केट वैल्यू एंड द गेन और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज रिकॉग्नाइज। तो जब हम इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं एट ईच बैलेंस शीट डेट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मार्क्ड करते हैं टू द करंट मार्केट वैल्यू, और वही जो गेन और लॉस है जो ईयर एज पे हम जो है एडजस्टमेंट गेन और लॉस के हम उसे जो है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। लेट मी सिंप्लीफाई दिस, ओके। तो कर दिया प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट रेट और स्पॉट रेट है, और प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट सेल रेट माइनस कॉन्ट्रैक्ट रेट है। तो इस तरीके से हमने इसको समझ लिया है कि गेन और लॉस को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ले जाएंगे, ठीक है। सो ठीक है, और बाकी हम रिकॉर्ड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को बैलेंस शीट डेट पे। तो जो एडजस्टमेंट है, तो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मार्क्ड टू इट्स करंट मार्केट वैल्यू, तो गेन और लॉस जो है अकॉर्डिंगली हम रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट।
सो अब इस पे हम जो है इलस्ट्रेशन करते हैं, राइट, तो हमको समझ में आएगा। होप सो कि आपको ये स्प्लिट स्क्रीन से जो पढ़ाई है वो जो स्प्लिट स्क्रीन से जो का कॉन्सेप्ट है वो आपको ठीक है फीजेबल लग रहा होगा। अनलेस अगर आपको कभी लगे कि यार ऐसा समझ में नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि मैं ऐसा जम नहीं रहा है, आपको दिख नहीं रहा है प्रॉपर्ली, तो आप बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं कर लूँगा, ठीक है। तो ठीक है, बट मेरा मानना बस यही था कि जैसे कि ये मैंने क्वेश्चन करा तो मैं लगे हाथ आपको इधर कंसेप्ट से भी ओवरव्यू कराऊँ कि देखो ये वाली चीज़ इधर दे के रखी है, राइट। क्योंकि जैसे कि अभी हमने जो बात करी प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट की, अब देखो ये जो इलस्ट्रेशन 1 है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ये प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट ये उस पर ही है। तो अगर देखा जाए तो हम ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 था वो लिटरली वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर था, और उसे हम जो है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इलस्ट्रेशन 1 वो इधर हमको ऐसा कर सकते हैं, राइट। ओके, ये ठीक है, कंपनी का मैसेज। ओके ओके सॉरी, ओके चलो, हाँ क्या है क्वेश्चन। ए ने बॉड करा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के लिए $1,00,000 का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय करके रखा है ऑन 1 दिसंबर और $47.10 पे, व्हेन एक्सचेंज रेट वॉज $47.02। तो क्या बोला कि जब एक्सचेंज रेट 47.02 था, कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया 47.10 पे। अच्छा, इतना महंगा कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम पे बाय कर रहे हो, इग्नोर कर देंगे, नॉट बी रिकॉर्डेड, इग्नोर, ठीक है। 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज करी, एक्सचेंज रेट 47.15 हुआ। अब पॉइंट ये है कि 47.02 का एक्सचेंज रेट है, 47.12 पे हम 10 पे हमने बुक करा है, तो प्रीमियम को तो इग्नोर कर दिया है। बट जो एक्सचेंज रेट है 47.15 पे बुक्स क्लोज करी है, तो ठीक है। अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सच कॉन्ट्रैक्ट ईच बैलेंस शीट डेट पे, तो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को तो मार्क्ड करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू पे, तो गेन और लॉस को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो इधर भी जैसे गेन हो गया 47.10, 47.15, ठीक है। तो जो है 5 का 0.05 का इधर गेन हो गया, और कंपनी इसने डिसाइड किया टू सेल कॉन्ट्रैक्ट एट 47.18 31 जनवरी को। पर अगर देखा जाए तो दिसंबर के एंड में तो 5 का गेन हो गया, और 31 जनवरी मतलब कि जनवरी के एंड में 3 का और गेन हो गया। देख लेते हैं इसको, देख लेते हैं कि उन्होंने ऐसे ही करा है क्या, ठीक। तो सबसे पहले आंसर देख लेते हैं कि जो प्रीमियम है वो तो हमने इग्नोर रिकॉर्ड नहीं करा, और जो प्रॉफिट है जो 47.18 और 10 है उसको रिकॉर्ड करा। तो इन्होंने जो है प्रॉफिट और कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने डायरेक्ट सेल रेट माइनस कॉन्ट्रैक्ट रेट कर दिया। बट देखा जाए तो बैलेंस शीट डेट पे वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बैलेंस शीट डेट पे वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है बाकायदा वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम मार्क करते हैं मार्केट पे, तो 47.15 माइनस 47.10 और 47.18 माइनस 47.15 ऐसा कुछ होना था। और ये जो है ये प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा। तो ठीक है, ये प्रीमियम है, ठीक है, ओके, ये प्रीमियम है 0.18 का, ये 0.18 का प्रीमियम कैसे हुआ, ओके, ये 0.08 का प्रीमियम इसलिए हुआ क्योंकि वही 47.18 माइनस 47.10 ये रिकॉर्ड करेंगे, ओके। तो क्या है अब क्वेश्चन में, इट इज़ अपेरेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट क्वेश्चन दैट मिस्टर ए एंटेड इनटू फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्यूलेशन पर्पस, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडिंग फॉर ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन पर्पस शुड बी कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग, ओके, वो कैसे कंप्यूट करेंगे और जो भी है। तो पर ये है याद रखना, गेन और लॉस ऑन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडिंग फॉर ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन। तो लिख लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन, तो कॉन्ट्रैक्ट है फॉर ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन, तो यही है कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन। तो गेन और लॉस ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडिंग फॉर ट्रेडिंग एंड स्पेक्यूलेशन पर्पस वो कैसे कंप्यूट होगा वो बात करी है, ठीक है। तो उसमें प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट को तो इग्नोर करेंगे और प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स में। ये सब बातें इधर करके रखिए, ठीक है। तो प्रॉफिट, ओके, द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन 31 दिसंबर हैज़ नॉट बीन गिवन, ओके 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 ओके, करंट मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, एक मिनट। तो 47.15 क्या है, व्हेन ही क्लोज बुक्स द एक्सचेंज रेट वॉज 47.15, क्या बोला है, उस स्टार मार्क करके रख दिया है। स्टार मार्क कैसे करके रखा है,
ओके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सोल्ड बिफोर इट्स ड्यू डेट, हैंस कंसिडर एज स्पेक्युलेटिव। सबसे पहले स्पेक्युलेटिव कैसे मानूंगा मैं? ओके, तो इसको अब समझना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और डालनी पड़ेगी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड बिफोर ड्यू डेट हैंस इट इज स्पेक्युलेटिव। एक मिनट, इसमें और नोट्स में अपडेट हो जाएगा साथ ही करते करते। ओके, तो इधर बोल के रखा है करंट मार्केट वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन 31 दिसंबर हैज़ नॉट बीन गिवन इन द क्वेश्चन, देयरफॉर नो गेन और लॉस कैन बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, तो करंट मार्केट वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दे के नहीं रखा है क्वेश्चन में, तो इसको सेल पे रिकॉर्ड करेंगे। जबकि व्हाट वी हैव डन इन द क्वेश्चन कि हमने ये समझा था कि 31 दिसंबर को जो है व्हेन ही क्लोज द बुक्स द एक्सचेंज रेट वाज $। ओके सॉरी तो एक्सचेंज रेट है वॉज $47.15, तो $47.15 एक्सचेंज रेट था। तो सी एक्सचेंज रेट था, तो इसको या तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्सचेंज रेट जो गिवन है, एक्सचेंज रेट, ठीक है, वो करंट मार्केट वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि व्हाट वी हैव डन दैट कि हमने एक्सचेंज रेट को मार्केट वैल्यू समझा था। ठीक है, सो यही था कि इसको भी रिकॉग्नाइज इधर कर लिया है, इसको भी नोट में इनकॉर्पोरेट कर लिया है कि हमने जो पढ़ा था कि बैलेंस शीट डेट पे वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मार्क टू इट करंट मार्केट वैल्यू एंड द गेन और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज रिकॉग्नाइज। तो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मार्क टू करंट मार्केट वैल्यू, तो उसको करंट मार्केट वैल्यू पे हम मार्क्ड करेंगे और गेन और लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर हमने इसमें आगे एड ऑन ये भी कर दिया है कि करंट मार्केट वैल्यू पे मार्क करना है एक्सचेंज रेट जो देख रखा है 47.15 ऑन द लास्ट डेट, ये करंट मार्केट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फिर हमको एट द एंड इसको इस पर ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम कोई भी गेन और लॉस जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाए 31 दिसंबर को, जो हमारे ईयर एंड डेट था, और हमने जो प्रॉफिट है ईयर ऑफ सेल पे ही रिकॉर्ड किया है। ठीक है, ठीक है, ओके, हमको आगे समझ में। ये इलस्ट्रेशन 1 इस पर था, हमने इलस्ट्रेशन 1 करा है, पर इसमें ठीक है 27 मिनट्स का हो गया है, बट हमको समझ में आ गया है कि हमको कैसे इसको करना है। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। हर एक चीज़ के डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हम समझ चुके हैं कि हमको प्रेजेंट कैसे करना है, इसका आंसर देख लेंगे कि इसका आंसर कैसा आएगा। ठीक है, कि ए लिमिटेड ने परचेस करा है फिक्स एसेट 3000 लाख का 1/16 को फिक्स एसेट परचेस किया है। देखो, फिक्स एसेट परचेस किया है, दिमाग में आ जानी चाहिए, और कंपनी है, डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट भी आ सकता है, पैरा 46 भी आ सकता है। तो परचेस करा है फिक्स एसेट 1/16 को 30,000 लाख का। सेम वॉज फुल्ली फाइनेंस बाय फॉरेन करेंसी लोन, ये भी आ गया भैया। तो फॉरेन करेंसी और फॉरेन करेंसी लोन है, तो मॉनेटरी आइटम तो है ही। अब फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम लॉन्ग टर्म नेचर का तो था ही, अब लॉन्ग टर्म नेचर का भी है, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम भी है, और पेबल इन 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब यही हो गया ना, पीरियड बियॉन्ड 12 मंथ, तो मॉनेटरी आइटम हो गया। और जो है ये यूज हो रहा है टू फाइनेंस डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट, यही है, पैरा 46 में यही था ना। ठीक है, तो इफ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम टेकन टू फाइनेंस टू डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट, तो यही था, इसको डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट में ले जाएंगे, वो डिफरेंस। अब हम समझते हैं कि क्या बोला है। एक्सचेंज रेट वर्ड $1.40 है और 42.5 है, 1/16 को 42.5 है, और 42 है और 40 है, 1/16 को 40 है, मतलब हमने जब परचेस करा फिक्स एसेट को तब तो 40 है, मतलब कि इनिशियल रिकॉग्निशन तो करेंगे भैया, स्पॉट रेट पे दे के रखा है भैया 31/12/16, मतलब साल के एंड में 42.5 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहला इंस्टॉलमेंट पे होगा 31/12 को पहला इंस्टॉलमेंट पे होगा। इंटायर डिफरेंस को कैपिटलाइज करेंगे, मतलब पैरा 46 लग गया है, इंटायर डिफरेंस कैपिटलाइज करेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं बोल देते कि पीएनएल में ले जाएंगे, है ना। तो यू आर रिक्वायर्ड टू हाउ दिस ट्रांजेक्शन शुड बी अकाउंट फॉर, तो वो अकाउंट फॉर है। ठीक है ना, तो हमको कैसे समझेंगे, तो अभी जैसे बात करी थी कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमको करना पड़ेगा, तो अभी हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन तो कर ले यार, एक तारीख को इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं। कैसे इनिशियल रिकॉग्निशन करें, वैल्यू तो थी अपनी 40 की, ठीक है, एक्सचेंज रेट तो 3000 लाख का था फिक्स एसेट। चलो पता करो कितना है फॉरेन करेंसी लोन, 75 लाख $US का हम लोन ले रहे हैं। अब 75 लाख $US का लोन ले रहे हैं, और हम जो है डिफरेंस को, एक्सचेंज डिफरेंस जो है डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट में ले जाएंगे, तो अब तो वो 42.5 हो गया, तो 187.50 क्या ले जाएंगे डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट में, पीएनएल में। ठीक है ना, तो इंटायर लॉस ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। अब इधर इसको पीएनएल अकाउंट में ले गए हैं, समझते हैं।
नोट द अबव आंसर हैज़ बीन गिवन ऑन द बेसिस दैट कंपनी हैज़ नॉट एक्सरसाइज। इसने ये समझा कि कंपनी ने एक्सरसाइज नहीं किया, कंपनी एक्सरसाइज करती तो कंपनी इसका दूसरी अकाउंटिंग करती, ठीक है। तो ये हो गया उनका अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें अकाउंटिंग मतलब वो नहीं है जनरल एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन में जनरल एंट्री की बात नहीं करी, बस ये बोल रहे हैं कि जाएगा किधर, तो ये भी एक अकाउंटिंग ही हो गई, राइट। सो ये हमारा हो गया। अब अगला इलस्ट्रेशन नंबर 3, असेट एंड लायबिलिटी एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ब्रांचेस। अब ये क्या बोल दिया इन्होंने, असेट एंड लायबिलिटी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांचेस के रिस्पेक्ट में जो भी असेट एंड लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर है आर ट्रांसलेटेड इनटू इंडियन रुपी एट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जो असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर है फॉरेन ब्रांच का, वो तो ट्रांसलेट हो जाता है इंडियन रुपी में एट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज है, तो एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज है वो प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज पे इसको बुक कर लेते हैं। तो असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर, असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ब्रांचेस वो ट्रांसलेट होगा इंडियन रुपी में एट प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज पे ये सब होगा, क्लोजिंग नहीं बोला, ओके। प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। द रिजल्टेंट एक्सचेंज डिफरेंस इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन द केस ऑफ प्रॉफिट इज कैरिड टू अदर लायबिलिटी। तो अदर लायबिलिटी एन अकाउंट एंड द लॉस इज चार्ज टू रिवेन्यू। प्रॉफिट होगा इज कैरिड टू अदर लायबिलिटी अकाउंट और लॉस होगा तो रिवेन्यू में ले जाएंगे। कमेंट करो क्या ऐसा होगा क्या? फॉरेन ब्रांचेस के सभी की बात कर दी इनने। इसको इंडियन रुपये में ट्रांसलेट करेंगे तो जो भी डिफरेंस आया उसको अगर प्रॉफिट हुआ तो अदर लायबिलिटी अकाउंट में ले जाएंगे, लॉस होगा तो रिवेन्यू अकाउंट में ले जाएंगे। ऐसा कुछ है क्या? समझते हैं, पर इसके लिए हमको फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन पढ़ना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पढ़ा है, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। अब हमको फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन पढ़ने हैं, ठीक है। और इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल, अब इधर तो बोल के रखा फॉरेन ब्रांच, क्या समझे इंटीग्रल की नॉन इंटीग्रल? क्वेश्चन में देखते क्या बोला है, अबव आंसर हैज बीन गिवन ऑन द बेसिस दैट द फॉरेन ब्रांचेस रेफर्ड टू इन क्वेश्चन इज इंटीग्रल। अरे यार ये बंद हो जाएगा। सी, तो हमने ये इलस्ट्रेशन 1 कर लिया था और हमने अब ये वही है कि वो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस का हम देख रहे थे, है ना। तो फॉरेन ऑपरेशन एक बार पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी कर लेंगे, इसी बहाने क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो फॉरेन ऑपरेशन AS11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्लासीफाई द फॉरेन ब्रांचेस एज, कैसे वो क्लासीफाई कर रहा है फॉरेन ब्रांचेस को? इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अब नॉन इंटीग्रल मान के क्वेश्चन करा है शायद, सॉरी इंटीग्रल मान के क्वेश्चन करा है, तो हम ये मान लेते हैं कि ICAI जब भी कुछ दे के नहीं रखा वो इंटीग्रल मान लेती है अनलेस एंड अनटिल हमको कोई सा दूसरा क्वेश्चन इस पर नहीं मिलता। इसको ही लिख दिया गया है, ठीक है, कि इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच में क्या होगा। सबसे पहले अब इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको अभी पहले ये पढ़ना है, ठीक है। तो इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच, तो इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच क्या होता है? तो सबसे पहले इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, द एक्टिविटीज ऑफ विच आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दोज ऑफ रिपोर्टिंग इंटरप्राइज। तो जिसकी एक्टिविटीज जो है वो इंटीग्रल पार्ट है ऑफ दोज ऑफ रिपोर्टिंग इंटरप्राइज। तो जिसकी एक्टिविटीज ऑफ विच, जिसकी एक्टिविटी एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दोज ऑफ द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज। तो द एक्टिविटी ऑफ विच आर इंटीग्रल पार्ट, जिसकी एक्टिविटी इंटीग्रल पार्ट है ऑफ दोज ऑफ द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज। तो जिसकी एक्टिविटी इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज, ठीक है। जैसे हेड ऑफिस, जैसे रिपोर्टिंग इंटरप्राइज मतलब हेड ऑफिस। और नॉन इंटीग्रल है मतलब कि वो एकदम इंडिपेंडेंट है, वो मेजर हो चुका है, वो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट वो जो है। तो बिजनेस ऑफ सच ब्रांच इज कैरीड आउट इन अ सब्सटेंशियली इंडिपेंडेंट वे। तो बिजनेस ऑफ सच ब्रांच, तो उस ब्रांच का बिजनेस जो है वो सब्सटेंशियली इंडिपेंडेंट वे में वो कंडक्ट कर रहा है। तो एग्जांपल ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस जो है ब्रांच, एसोसिएट, JV और सब्सिडियरी है, जो अभी अपन ने पढ़ लिया था फॉरेन ऑपरेशंस के इसमें एग्जाम्पल में, राइट। तो अब इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, तो आइटम्स टू बी ट्रांसलेटेड, ये इंडिपेंडेंट, ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 अपन पढ़ ही रहे थे। इंटीग्रल मतलब डिपेंडेंट है, इंटीग्रल पार्ट है ऑफ रिपोर्टिंग इंटरप्राइज, डिपेंडेंट है। आइटम्स टू बी ट्रांसलेट, और ट्रांसलेटेड किस पे होगा? तो आइटम टू बी ट्रांसलेटेड, तो इंडिविजुअल आइटम किस पे ट्रांसलेट होगा? तो एक्चुअल रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, समझते हैं, चलो क्या है। सबसे पहले मॉनिटरी आइटम की बात करें, सच एस, 1 सेकेंड, ओके।
तो आइटम्स टू बी ट्रांसलेटेड है, तो मॉनेटरी आइटम की बात करें सच एस डेटर, क्रेडिटर, कैश, बैंक, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी मॉनेटरी आइटम है, जो भी करंट असेट बोल सकते हैं, जैसे दोनों ही कवर है इधर, तो उसको क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे करते हैं। देख लेते हैं ये मॉनेटरी आइटम को इसने क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे लेकर आए हैं क्या, ठीक है, तो हम इधर भी देख लेते हैं आंसर में। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में सबसे पहले इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इन्होंने माना, ठीक है, और इन्होंने क्या किया है कि ओके मैं इसको स्प्लिट ही कर देता हूँ तो वो इजी रहेगा, राइट। सबसे पहले इसको स्टॉप करो। तो मॉनेटरी आइटम की बात करें तो मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे बुक करना है, ठीक है, देख लेते हैं। तो इंडिविजुअल आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक मिनट 1 सेकेंड, ओके, हाँ, so individual item in financial statement are translated as if all transaction has been entered into by the reporting enterprise itself। तो हर एक आइटम जो है in the financial statement of a foreign operation are translated, the individual item translate होगा as if all its transaction has been entered into by the reporting enterprise itself। तो ऐसे जो है ट्रांसलेट होगा as if सारे ट्रांजेक्शन has been entered into by reporting enterprise itself। चलो, तो इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, इंडिविजुअल आइटम में ऐसा बोला एक्चुअल रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इंडिविजुअल आइटम ऑन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन ट्रांसलेट होगा एट द एक्चुअल रेट। तो यही करा है, इंडिविजुअल आइटम को एक्चुअल रेट पे करा है। फॉर प्रैक्टिकल रीजन द रेट दैट अप्रॉक्सीमेट द एक्चुअल रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑफन यूज, ठीक है, प्रैक्टिकल रीजन के कारण। फॉर एग्जाम्पल एन एवरेज रेट फॉर अ वीक और अ मंथ में बी यूज। तो एक्चुअल रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन या जो भी अप्रॉक्सीमेट रेट हो यूज़ करेंगे। बट देखा जाए तो मॉनेटरी आइटम की बात करें सबसे पहले, तो मॉनेटरी आइटम को तो क्लोजिंग रेट पे बुक करेंगे। नॉन मॉनेटरी आइटम है तो नॉन मॉनेटरी आइटम को किस पे क्या बोला है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो इधर भी लिखा हुआ है कॉस्ट दैट इज एट द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज। अब एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो वो ही लिखा हुआ है एट कॉस्ट एट द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज। तो मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग पे और नॉन मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग पे, ठीक है। तो मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे और नॉन मॉनेटरी आइटम को कॉस्ट पे एट द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज। वो डेट ऑफ परचेज पे जो एक्सचेंज रेट है ना उस पे, ठीक है। तो एट कॉस्ट, तो नॉन मॉनेटरी आइटम इधर भी क्या बोल के रखा है, कॉस्ट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब ठीक है, कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट इज ट्रांसलेटेड यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ परचेज एज इफ असेट इज कैरीड एट कॉस्ट। 1 सेकेंड, कुछ बोल के रखा है इसमें भी, अच्छा ओके, ये नॉन मॉनेटरी एसेट था, ठीक है, आइटम था, उसको हमने बोला कि एट कॉस्ट दैट इज एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज। तो कॉस्ट पे करेंगे जो है एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज। अब ये फेयर वैल्यू पे भी कर देंगे, ट्रांसलेशन शुड बी डन यूजिंग द रेट एग्जिस्टेड एंड द डेट ऑफ वैल्यूएशन। एट फेयर वैल्यू ट्रांसलेशन शुड बी डन यूजिंग द रेट एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन। तो डेट ऑफ वैल्यूएशन पे जो डेट है उस डेट पे ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है, कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट वो ट्रांसलेट होगा यूजिंग द एक्सचेंज रेट। तो क्या बोला है, कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट ट्रांसलेट होगा यूजिंग एक्सचेंज रेट। तो वो तो कॉस्ट, तो जो डेप्रिसिएशन है ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, तो कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट इज ट्रांसलेटेड, वो ट्रांसलेट हो जाएगा यूजिंग द एक्सचेंज रेट। तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा यूजिंग द एक्सचेंज रेट, वो ट्रांसलेट हो जाएगा यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट इफ असेट इज कैरीड एट कॉस्ट। अगर असेट को कैरी करा है एट कॉस्ट, तो कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन उस टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का वो ट्रांसलेट होगा यूजिंग द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज। तो डेप्रिसिएशन भी और कॉस्ट भी जो ट्रांसलेट होगा यूजिंग द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज। तो एक्सचेंज रेट जो डेट ऑफ परचेज पे है उस पर ही ट्रांसलेट होगा अगर असेट को कॉस्ट पे कैरी करा है तो, ठीक है। अब ओके, तो हमने मॉनेटरी आइटम की बात कर ली, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, और नॉन मॉनेटरी आइटम की बात करी कॉस्ट की। और कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट भी ट्रांसलेट होगा यूजिंग द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की बात करें, ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग एक्सचेंज रेट और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। तो लिखा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज ट्रांसलेटेड एट द एक्सचेंज रेट।
अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ट्रांसलेट होगा एट द एक्सचेंज रेट दैट एग्जिस्टेड। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है, इज ट्रांसलेटेड एट द एक्सचेंज रेट दैट एग्जिस्टेड व्हेन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वाज इंकर्ड। अब ये लिखा हुआ है, ठीक है, समझते क्या लिखा है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ट्रांसलेटेड एट द एक्सचेंज रेट दैट एग्जिस्टेड व्हेन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वाज इंकर्ड एंड रियलाइजेबल वैल्यू is translated applying exchange rate when realizable value is determined using generally closing rate। ये क्या बोल दिया इन्होंने, तो क्या बोला है कि स्टॉक्स में ऐसा बोला है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में ऐसा बोला है। सो क्या बोला है, सबसे पहले इसको ये डिलीट मारते हैं, ठीक है। तो इधर तो ओपनिंग स्टॉक को तो ओपनिंग एक्सचेंज रेट बोला है और क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग एक्सचेंज रेट बोला है, पर पीएम में क्या बोलते हैं कि ये पीएम का थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा, पीएम में किस तरीके से उसको डिफाइंड है। ओके, तो लिखा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज ट्रांसलेटेड एट द एक्सचेंज रेट जो एग्जिस्ट होता है व्हेन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वाज इंकर्ड। तो जब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वाज इंकर्ड है तो जो एक्सचेंज रेट है तब का देखा जाता है। एंड रियलाइजेबल वैल्यू इज ट्रांसलेटेड एंड रियलाइजेबल वैल्यू इज ट्रांसलेटेड अप्लाइंग एक्सचेंज रेट व्हेन रियलाइजेबल वैल्यू इज डिटरमाइंड। तो रियलाइजेबल वैल्यू है तो उसको भी ट्रांसलेट करेंगे, इन्वेंट्री को भी ट्रांसलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री तो एक्सचेंज रेट व्हेन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंकर। सी, तो इधर वही बोला है कि जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है तो एक्सचेंज रेट जो एग्जिस्ट होगा जब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंकर करिए, जब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंकर करिए, और इसकी ही जो इन्वेंट्री की जो रियलाइजेबल वैल्यू है तो एक्सचेंज रेट व्हेन रियलाइजेबल वैल्यू इज डिटरमाइंड। तो जब रियलाइजेबल वैल्यू डिटरमाइन करी है तब की वैल्यू, और जब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंकर करी है तब की वैल्यू। तो इधर तो जनरली क्लोजिंग रेट होता है जब रियलाइजेबल वैल्यू डिटरमाइंड विच इज जनरली क्लोजिंग रेट, और इधर तो ये बोल के रखा है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जब इंकर करी आपने, ठीक है। बाकी जो रिवेन्यू नेचर आइटम्स के हैं तो वो तो एवरेज रेट है, तो रिवेन्यू नेचर आइटम है वो एवरेज रेट है, ठीक है। अब इसमें ऐसा बोल के रखा था, इधर मॉनेटरी आइटम में बस एक बात बतानी थी कि नॉन मॉनेटरी आइटम की बात बतानी थी कि अगर कैरीड हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो अगर वो कैरी हो रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे जो डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, तो यूजिंग द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो क्या बोला है, नॉन मॉनेटरी आइटम अगर कैरी हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, अगर वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के टर्म्स में कैरी हो रहा है जो डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, तो शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ऑन द डेट ऑफ परचेज देख लिया, तो कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन भी, ठीक है, उसको उसी एक्सचेंज रेट पे देख लेंगे। तो कॉस्ट और डेप्रिसिएशन भी यूजिंग द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज वही देखेंगे, राइट। पर अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैरी नहीं कर रहे हैं, हम फेयर वैल्यू पे कैरी कर रहे हैं, जो कि इधर देके रखा है, इफ द फिक्स्ड एसेट कैरी एट फेयर वैल्यू, इफ द फिक्स्ड एसेट कैरी एट फेयर वैल्यू, तो ट्रांसलेशन शुड बी डन यूजिंग द रेट एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन। तो अगर फिक्स्ड एसेट को कैरी करा है यूजिंग फेयर वैल्यू, तो ट्रांसलेशन शुड बी डन यूजिंग द रेट एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन। तो डेट ऑफ वैल्यूएशन पे जो रेट है, क्योंकि फेयर वैल्यू है तो वैल्यूएशन करोगे, तो वैल्यूएशन के दौरान जो भी रेट है, ठीक है, तो वैल्यूएशन के दौरान जो भी रेट है तो उस रेट के हिसाब से आप उसको जो है ट्रांसलेशन करोगे, ठीक है। तो डेट ऑफ परचेज या वैल्यूएशन का रेट, इस तरीके से हमने इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस पढ़ा है, ठीक है। तो रिवेन्यू नेचर आइटम्स तो ठीक है, ओके, ये सब हमने पढ़ लिया है और यही सब इसमें है, ओके। इसमें अब कुछ गुड्स सेंड टू ब्रांच, अब इधर रिवेन्यू नेचर अपन ने आइटम पढ़ लिया है, तो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी स्टॉक्स के बारे में हमने बात कर ली, स्टॉक्स के बारे में हमने और इसको डिटेल में बात कर ली। इधर रिवेन्यू नेचर आइटम्स हमने पढ़ लिया है। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच एंड एचओ, अगर गुड हम सेंड करते हैं ब्रांच एंड एचओ, तो एक्चुअल बैलेंस इन एचओ बुक्स, तो गुड्स सेंड कर रहे हैं टू ब्रांच अकाउंट एंड एचओ अकाउंट, तो एचओ बुक्स में जो बैलेंस है उस बैलेंस से रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर एक्सचेंज डिफरेंस अराइज ऑन ट्रांसलेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस शुड बी ट्रांसलेटेड टू पीएनएल अकाउंट ऑफ एचओ, तो एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस, अभी जो ये जो इंटीग्रेटेड ब्रांच है ना, अगर हम इसका जो है एक्सचेंज डिफरेंस जो भी है ट्रांसलेशन अराइजिंग ऑन द ट्रांसलेशन शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट ऑफ एचओ, वो एचओ के पीएनएल अकाउंट में चले जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। इधर भी एक मिनट, अभी एक्सचेंज डिफरेंस पे ही शायद ये क्वेश्चन था कि एक्सचेंज डिफरेंस जो है वो ट्रांसलेशन पे जो हो रहा है वो पीएनएल अकाउंट ऑफ एचओ में जाएगा। जब नॉन इंटीग्रल मतलब इंडिपेंडेंट ब्रांच होगी, ठीक है, जो इंटीग्रल पार्ट नहीं है अब वो इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे केस में एनी एक्सचेंज रेट डिफरेंस जो भी एक्सचेंज रेट डिफरेंस है शुड बी
एक्यूमुलेटेड इन अ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। अच्छा, वो एक्यूमुलेट होगा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में। वो किस में एक्यूमुलेट होगा? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। वो पीएनएल अकाउंट में ऑफ एचओ में एक्यूमुलेट नहीं होगा या पीएनएल अकाउंट में चार्ज नहीं होगा, वो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाएगा। ठीक है, तो एक तो हो गया FCMITT, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी अमाउंट, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, ये हो गया। ठीक है, और एक हो गया फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। अब अपन समझते क्या लिखा हुआ है। एक्सचेंज डिफरेंस अराइज ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक्सचेंज डिफरेंस जो अराइज हो रहा है ऑन दी ट्रांसलेशन, तो क्या बोल रहे हैं? एक्सचेंज डिफरेंस जो अराइज हो रहा है ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर, डिफरेंस इन केस ऑफ प्रॉफिट इज कैरीड टू अदर लाइबिलिटी। और ठीक है, और ये जो है डिफरेंस इज कैरीड टू अदर लाइबिलिटी एंड लॉस चार्ज टू रिवेन्यू। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हमारा अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो प्रॉफिट है तो अदर लाइबिलिटीज़ में चले जाएगा और लॉस है तो रिवेन्यू में चार्ज हो जाएगा। तो ये गलत है, क्योंकि यही बोल के रखा है कि एक्सचेंज डिफरेंस जो भी है वो तो पीएनएल अकाउंट ऑफ एचओ में चले जाएगा, और इधर भी जो नॉन इंटीग्रल में एक्सचेंज रेट है वो करंट फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में चले जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो रिवेन्यू है या अपन बोल सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो लाइबिलिटीज अकाउंट में चले जाएगा और लॉस जो है वो रिवेन्यू में चार्ज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच में तो देखो मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम, स्टॉक्स और गुड्स सेंड टू एचओ, और ऐसी कोई सी बात नहीं करके रखी, ऐसी कोई सी भी बात नहीं करके रखी। ठीक है, तो ऐसे केस में हमको क्या करना है भैया? हमको ये देखना है कि बैलेंस शीट आइटम, इधर हमको ये देखना है कि बैलेंस शीट आइटम, नॉन इंटीग्रल फॉरेन आइटम में बैलेंस शीट आइटम है तो असेट एंड लायबिलिटी बोथ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी अप्लाई होगा क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे। तो बैलेंस शीट आइटम जो असेट एंड लायबिलिटी है, मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी है, देखो इधर तो सिर्फ बैलेंस शीट आइटम की बात करिए, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी नहीं बोला है। बैलेंस शीट आइटम है क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है एक्चुअल एक्सचेंज रेट पे ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, और AS111 करता है एवरेज रेट, तो हम वो देख लेंगे सब्जेक्ट टू मटेरियलिटी, और एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाएगा। ये इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन खत्म किया है। अब देखो कितने फटाफट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन सब खत्म होते हैं। ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं, अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो ऑप्शन लिमिटेड कंपनी है, पैरा 46 आ सकता है। चलो ठीक है, ऑप्शन लिमिटेड कंसीडर इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, वो स्टील मैन्युफैक्चर कर रहा है। फॉर इट्स स्टील प्लांट उसको मशीनरी चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में इंकर्ड है। फॉर इट्स स्टील प्लांट इट रिक्वायर मशीनरीज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरी चाहिए। इट यूजुअली रिजॉर्ट टू लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी बोरिंग, उसको मशीनरी चाहिए, मतलब डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट चाहिए। लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी बोरिंग इसको यूज़ होती है फॉर द फंड रिक्वायरमेंट। एंड ऑन 1 अप्रैल 2016 उसने बोरो करा है 1 मिलियन इंटरनेशनल फंड एजेंसी से, और एक्सचेंज रेट था 52। चलो ठीक है, इनिशियल रिकॉग्निशन तो हम कर लेंगे। ठीक है, 1 मिलियन का इनिशियल रिकॉग्निशन, चलो तो हम वो देख लेंगे। तो फंड वर यूज्ड फॉर एक्वायरिंग मशीन, ठीक है, डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट के लिए यूज़ हुआ। एंड यूज इन 3 डिफरेंट स्टील प्लांट, यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी है 10 ईयर। ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू है 20 लाख। अर्लियर ऑल्सो कंपनी यूज टू परचेज मशीनरी आउट ऑफ फॉरेन बोरिंग, पहले भी ऐसे ही करती थी। तो जो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज ऑन सच बोरिंग वो चार्ज होता था पीएनएल अकाउंट में। तो मेरे को बताओ कि अगर वो तो पीएनएल अकाउंट में चार्ज होता था तो कोई गलत नहीं था, पर अगर तुमने पैरा 46 अडॉप्ट किया है तो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस में जाएगा। नहीं, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस में जाएगा जब जो आपने पैरा 46 अडॉप्ट कर लिया, आपने पैरा 46 अडॉप्ट कराया है और जो आपने लोन लिया है वो अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए यूज़ हो रहा है। पर अगर अपन ने लोन ले लिया है वो सिर्फ डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो सिर्फ अगर डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट के लिए यूज़ हो रहा है तो ऐसे केस में फिर जो है उसमें ही एडजस्टमेंट होगा। पर अगर आपने पैरा 46 ऑप्ट नहीं किया है तो वो जो डिफरेंस पीएनएल अकाउंट में जाएगा ही जाएगा। तो यही बात बोल के रखिए कि डिफरेंस चार्ज टू पीएनएल अकाउंट एंड नॉट वर कैपिटलाइज इवन दो द कंपनी हैज़ एन ऑप्शन, कोई कैपिटलाइज नहीं करते थे इवन दो कंपनी के पास ऑप्शन था। नाउ फॉर दिस न्यू परचेज ऑफ मशीनरी ऑप्शन लिमिटेड इंटरेस्टेड है टू अवेल द ऑप्शन ऑफ कैपिटलाइजिंग द सेम टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। एक्सचेंज रेट है, अब देखो एक्सचेंज रेट है 31 मार्च 17 का 51। तो ठीक है, अभी देख लेंगे 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 में 51 हो गया है। ठीक है, और ऑप्शन लिमिटेड इज नॉट हैविंग एनी ओल्ड लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी बोरिंग एक्सेप्ट फॉर द अमाउंट बोरो। तो इसके अलावा कोई सी भी लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी बोरिंग नहीं है। तो कैन ऑप्शन लिमिटेड कैपिटलाइज द एक्सचेंज डिफरेंस, तो क्या कैपिटलाइज कर सकता है? अगर कर सकता है तो डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालो। क्या बोला था मैंने, क्या बोला था
मैंने जैसे क्या क्या पढ़ा था हमने, सॉरी ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही इनएडिक्वेट हो जाएगा, बट चलो ठीक है, पार्डन। तो ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि हमने पढ़ा था कि एक्सचेंज डिफरेंस है वो पहले आता है और डेप्रिसिएशन बाद में। तो पहले तो हमको कैपिटलाइज करना है एक्सचेंज डिफरेंस, और फिर कैपिटलाइज करना है कैन, और कंपनी कैन कैपिटलाइज, तो आप कैपिटलाइज तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कर सकते हो तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है, तो सबसे पहले आप कैपिटलाइज तो कर सकते हो, तो कितना कर सकते हो, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो 10 लाख है, 10 लाख को डिवाइड बाय हम करेंगे 52, तो इससे हमको मिल जाएगा कि यार $19,230 का तो हमने परचेस करके रखा हुआ है। अगर इसमें ऐसा करा है कि नहीं करा है इन्होंने, अच्छा ओके, 10 मिलियन तो डॉलर से दे के रखे, राइट, 1 मिलियन मतलब 10 लाख तो डॉलर ही दे के रखे, ओके। तो जब 10 लाख डॉलर दे के रखा है, तो वो तो जो डिफरेंस है 52 का, और 52 और 51 के बीच में, क्योंकि एक्सचेंज रेट तो 51 हो गया है, तो ये तो जो डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस देखा जाए तो कितना है, 1 लाख, ओके 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 ओके। सो हमने यही पढ़ा था, राइट, कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है लॉन्ग टर्म नेचर का है, और डिफरेंस डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट पे जाएगा, ठीक है, समझते हैं। अब कॉस्ट ऑफ एसेट है 10 लाख है, और एक्सचेंज रेट है 52, 520 लाख हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 520 लाख की एसेट हो गई। अब एक्सचेंज डिफरेंस था, तो जो लोन का एक्सचेंज डिफरेंस है, व्हाट आई वांट टू से दैट, कि जो लोन का एक्सचेंज डिफरेंस है वो 52 की जगह अब हो गया 51, राइट। तो वो जो 10 लाख का लोन था, जो हम बोल सकते हैं 1 मिलियन है, तो अब वो 10 लाख इंटू 1, तो 10 लाख तो कमी हो गई ना, राइट, कमी हो गई, तो डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट से एडजस्ट हो जाएगा, तो 520 में से माइनस किया है। अब जो 510 लाख है, अब क्या करेंगे, ये 510 लाख जो है, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। अब यही तो बात आती है, रेसिडुअल वैल्यू माइनस करो ना, रेसिडुअल वैल्यू माइनस करो और डेप्रिसिएशन आ जाएगा 49 लाख, ओके। तो इस तरीके से हमने जो है डेप्रिसिएशन को 16-17 हमने निकाल लिया है। बाकी के ऊपर आप लिख सकते हो कि ये आपके पास ऑप्शन है, पैरा 46 लो या नहीं लो। अगर लो तो अगर आप लॉन्ग टर्म नेचर का फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, और अगर इफ़ लॉन्ग टर्म नेचर का फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम यूज़ हो रहा है टू फाइनेंस डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट, तो डिफरेंस डेप्रिसिएशन में चले जाएगा, डिफरेंस उधर चले जाएगा डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट में, ओके। तो ये हमने पढ़ लिया, राइट। तो एक्सचेंज डिफरेंस है वो कैपिटलाइज हो गया, राइट। अब हम आते हैं पीएम में, क्लोज इट, ओके। तो वही है कि पहला क्वेश्चन तो यही पूछा इन्होंने कि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन एंड नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या होते हैं, तो हम तो ये पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। बट ये इसमें इन्होंने ट्रांसलेशन की बातें नहीं करी है, ट्रांसलेशन की बातें नहीं करी है, ट्रांसलेशन की टेक्निक फॉर ट्रांसलेशन, ये जस्ट पूछ रहे हैं कि इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, समझ लेते हैं। तो ये भी फॉरेन ऑपरेशन है, ये भी फॉरेन ऑपरेशन है। द एक्टिविटीज ऑफ विच आर इंटीग्रल, उसकी एक्टिविटीज इंटीग्रल है, और ये इंटीग्रल नहीं है, नॉट एन इंटीग्रल, ठीक है भैया, ये इंटीग्रल है वो इंटीग्रल नहीं है, तभी तो बिजनेस ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इज कैरीड ऑन एज इफ इट वर एन एक्सटेंशन ऑफ द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज ऑपरेशन। तो ये तो एक एज इफ इट वर एन एक्सटेंशन, एज इफ इट वर एन एक्सटेंशन। देखो इसकी कोई इंडिपेंडेंट वो नहीं है, इसका कोई इंडिपेंडेंट अपना वजूद नहीं है, ये तो एक्सटेंशन है। मतलब कि हम छोटे बच्चे होते हैं ना, ये बोलते हैं कि नीमा का छोरा है, ये बोलते हैं ना कि ये इसके फला फला का बेटा है ये, ठीक है। तो इसका कोई इंटीग्रल वो नहीं है, तो वो तो सिर्फ एक एक्सटेंशन है ऑफ द रिपोर्टिंग बिजनेस ऑपरेशन। तो ये एक एक्सटेंशन है ऑफ द रिपोर्टिंग बिजनेस ऑपरेशन है, पर इसकी इंडिपेंडेंस ही है। तो इस कैरी ऑन द सब्सटेंशियली इंडिपेंडेंट मैनर, ये सब्सटेंशियली इंडिपेंडेंट मैनर में कैरी होता है, ठीक है। तो जो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, तो जो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, तो वो तो सब्सटेंशियली इंडिपेंडेंट मैनर में कैरी होता है बाय एक्यूमुलेटिंग कैश एंड अदर मॉनेटरी आइटम और इनकरिंग एक्सपेंडिचर, जनरेटिंग इनकम, अरेंज बोरिंग इन इट्स लोकल करेंसी। वो ये सब चीज़ें वो है अपनी लोकल करेंसी में कर रहा है, इन इट्स लोकल करेंसी वो सब करता है। तो सेल ऑफ गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम रिपोर्टिंग इंटरप्राइज, तो हमने अगर सेल ऑफ गुड्स हमने इंपोर्ट करा है फ्रॉम रिपोर्टिंग इंटरप्राइज एंड रेमिटेंस ऑफ प्रोसीड टू द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज, तो वही बात है कि एक्सटेंशन की बात हो रही है, मतलब कि
सेल ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम, तो जो भी गुड्स होते हैं, गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज, वो ही सेल होता है और बाकी उसको रेमिट हो जाता है। तो जो भी गुड्स आए वो बिके और जो भी पैसा आया उसको रेमिट करा, तो इसमें अपना कोई रोल नहीं है। पर रही बात, बट प्रोडक्शन इन फॉरेन कंट्री आउट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन सच नेशन इंडिपेंडेंट ऑफ रिपोर्टिंग इंटरप्राइज, तो जो उधर प्रोडक्शन है फॉरेन कंट्री में इज आउट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन सच नेशन, तो जो रिसोर्सेज उस नेशन में अवेलेबल है, तो रिसोर्सेज अवेलेबल इन सच नेशन इंडिपेंडेंट ऑफ रिपोर्टिंग इंटरप्राइज, तो ये इंडिपेंडेंट है, वो रिपोर्टिंग इंटरप्राइज का इंडिपेंडेंट ऑफ रिपोर्टिंग इंटरप्राइज। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने पढ़ लिया, बिजनेस पढ़ लिया, जो एक्सटेंशन है ये इंडिपेंडेंट है, एग्जांपल हमने पढ़ लिया। करेंसी, जनरली IFO कैरीज ऑन बिजनेस इन अ सिंगल फॉरेन करेंसी दैट इज कंट्री इन विच इट इज लोकेटेड, तो रिपोर्टिंग करेंसी मतलब सिंगल फॉरेन करेंसी दैट इज कंट्री वेयर इट इज लोकेटेड। पर जो NFO है वो कैरी आउट ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शंस इन रिपोर्टिंग करेंसी, तो फॉरेन करेंसी भी हो सकता है। तो NFO जो है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन जो है, जो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है में ऑल्सो एंटर इनटू ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी। तो ओके, तो जो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, तो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है वो एंटर इनटू ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसीज इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन इन रिपोर्टिंग करेंसी, तो ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी में भी कर सकेगा, ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग करेंसी में भी होगी। ठीक है, तो और इधर तो सिंगल फॉरेन करेंसी, इधर डुअल है। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज आर डायरेक्टली एंड इमीडिएटली अफेक्टेड बाय चेंज इन द एक्सचेंज रेट। क्या बोला है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ रिपोर्टिंग इंटरप्राइज, बोला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ रिपोर्टिंग इंटरप्राइज आर डायरेक्टली एंड इमीडिएटली अफेक्टेड बाय चेंज इन द एक्सचेंज रेट बिटवीन द रिपोर्टिंग करेंसी एंड करेंसी इन द कंट्री ऑफ IFO। तो ये जो चेंज होता है ना एक्सचेंज रेट, चेंज इन द एक्सचेंज रेट बिटवीन रिपोर्टिंग करेंसी एंड करेंसी इन द कंट्री ऑफ IFO, तो ये जो है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ रिपोर्टिंग इंटरप्राइज के जो कैश फ्लो थे, क्योंकि अभी हमने बात करी है कि हमने यही बात करा था ना कि फॉरेन ऑपरेशन से वो इंटीग्रल पार्ट है, एक्सटेंशन है और रेमिटेंस करते हैं, रेमिटेंस ऑफ प्रोसीड टू द रिपोर्टिंग करेंसी, रिपोर्टिंग इंटरप्राइज रेमिटेंस करते हैं प्रोसीड का और सिंगल फॉरेन करेंसी में वर्क होता है। तो कैश फ्लो ऑफ ऑपरेशन तो जो है वो इमीडिएटली अफेक्टेड बाय चेंज इन द एक्सचेंज रेट बिटवीन रिपोर्टिंग करेंसी एंड करेंसी इन विच कंट्री ऑफ IFO इज सिचुएटेड। तो रिपोर्टिंग करेंसी एंड करेंसी इन द कंट्री ऑफ IFO, इससे फ़र्क पड़ेगा। तो चेंज इन एक्सचेंज रेट बिटवीन द रिपोर्टिंग करेंसी एंड द लोकल करेंसी, तो उसका लिटिल इफेक्ट पड़ता है या नो डायरेक्ट इफेक्ट। अब इधर ना लोकल करेंसी लिखा हुआ है क्योंकि वो वहाँ की लोकल हो जाती है ब्रांच, तो लोकल करेंसी है। उधर ना फॉरेन ब्रांच जो नॉन इंटीग्रल है, मतलब नॉन इंटीग्रल मतलब कि इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट में रिपोर्टिंग करेंसी बोलते हैं और लोकल करेंसी बोलते हैं। इधर रिपोर्टिंग करेंसी बोलते हैं और एक करेंसी है जहाँ पे कंट्री ऑफ IFO, ठीक है, करेंसी इन द कंट्री ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, अब इधर लोकल करेंसी है, करेंसी इन द कंट्री ऑफ IFO, तो इधर तो लिटिल या नो डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, और इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट, तो चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट यही तो ऊपर बात करी थी। तो चेंज इन द एक्सचेंज रेट अफेक्ट द इंडिविजुअल मॉनेटरी आइटम हेल्ड बाय IFO रादर देन रिपोर्टिंग इंटरप्राइज नेट इन्वेस्टमेंट इन IFO। तो रिपोर्टिंग इंटरप्राइज का रादर देन रिपोर्टिंग इंटरप्राइज नेट इन्वेस्टमेंट इन IFO वो तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिपोर्टिंग इंटरप्राइज का नेट इन्वेस्टमेंट जो IFO में है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ इंडिविजुअल मॉनेटरी आइटम तो चेंज हो जाएंगे एक्सचेंज रेट के चेंज होने से। ठीक है, तो रादर देन रिपोर्टिंग इंटरप्राइज नेट इन्वेस्टमेंट इन IFO, क्योंकि वो रिपोर्टिंग इंटरप्राइज का नेट इन्वेस्टमेंट IFO में, तो वो तो रिपोर्टिंग करेंसी में रहेगा, तो एक्सचेंज रेट चेंज होने से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इंडिविजुअल मॉनेटरी अमाउंट में चेंज होगा। चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट अफेक्ट द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज नेट इन्वेस्टमेंट। अब ये जो रिपोर्टिंग इंटरप्राइज का नेट इन्वेस्टमेंट इन द NFO ये चेंज कर देगा। अब पर ये इंडिविजुअल मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उधर तो वो लोकल करेंसी में रिकॉर्ड होगा ना। तो ऐसे केस में जो है तो यही था कि चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट अफेक्ट द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज नेट इन्वेस्टमेंट इन द NFO। तो अफेक्ट करता है रिपोर्टिंग इंटरप्राइज का नेट इन्वेस्टमेंट इन NFO, तो इधर तो नेट इन्वेस्टमेंट को चेंज कर देता है।
पर इधर नेट इन्वेस्टमेंट को चेंज करता है, इधर भी नेट इन्वेस्टमेंट को चेंज करता है। ओके, इधर नेट इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं करता है और उधर नेट इन्वेस्टमेंट को चेंज करता है। तो लेट मी पुट दिस इन अ राइट फैशन कि ठीक है, रिपोर्टिंग इंटरप्राइज का नेट इन्वेस्टमेंट आईएफओ में चेंज नहीं करता है, पर ये जो है रिपोर्टिंग इंटरप्राइज का नेट इन्वेस्टमेंट जो है ये चेंज करता है। तो ये तो जो है रिपोर्टिंग इंटरप्राइज नेट इन्वेस्टमेंट चेंज करता है, पर ये रिपोर्टिंग इंटरप्राइज का नेट इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं करता है। पर हाँ, इंडिविजुअल आइटम इधर चेंज हो जाते हैं, इधर इंडिविजुअल आइटम चेंज नहीं होते। तो ऐसा है, ठीक है। इंडिविजुअल मॉनेटरी आइटम और ये है इंडिविजुअल मॉनेटरी आइटम। ओके, चलो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मीनिंग पढ़ लिया, बिजनेस पढ़ लिया कि एक्सटेंशन इंडिपेंडेंट है, और एग्जाम्पल में पढ़ लिया कि गुड्स इम्पोर्टेड, तो एग्जाम्पल में पढ़ लिया कि गुड्स इम्पोर्ट करा है, ठीक है। और जो भी गुड्स इम्पोर्ट करा है वो ही बिकते हैं और रेमिटेंस हो जाता है, और प्रोडक्शन इन फॉरेन कंट्री, और जो है प्रोडक्शन फॉरेन कंट्री में होगा जो रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल है, सिंगल फॉरेन करेंसी में वर्क करता है। और ये तो फॉरेन करेंसी, तो ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी भी है और ट्रांजेक्शन इन रिपोर्टिंग करेंसी भी है। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज, ठीक है। तो सिंगल फॉरेन करेंसी है और इधर एंटर होता है फॉरेन करेंसी में भी और रिपोर्टिंग करेंसी, तो फॉरेन करेंसी एंड रिपोर्टिंग करेंसी इधर बोथ कवर है, ठीक है। तो इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन द रिपोर्टिंग करेंसी, कैश फ्लो ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिपोर्टिंग इंटरप्राइज वो इफेक्ट हो जाता है जब एक्सचेंज रेट चेंज होता है रिपोर्टिंग करेंसी एंड आईएफओ की करेंसी में, पर इधर जो है चेंज इन द एक्सचेंज रेट बिटवीन रिपोर्टिंग एंड लोकल करेंसी, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कैश फ्लो में, ठीक है। और जो है एक्सचेंज रेट का इंडिविजुअली मॉनेटरी आइटम पे अफेक्ट होता है, पर आईएफओ पे नेट इन्वेस्टमेंट पे अफेक्ट नहीं होता, पर इधर जो है इधर नेट इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क पड़ता है, पर जो इंडिविजुअल और नॉन मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम पे फ़र्क नहीं पड़ता। सो इस तरीके से हमने पढ़ा। अब 47, कंपनी ने इंपोर्ट करा रॉ मटेरियल $6 लाख का 5 जनवरी को, एक्सचेंज रेट 43 था, तो ठीक है भैया, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा है 6 लाख का, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट नहीं है। पैरा 46 तो लगने से रहा, इधर इनिशियल रिकॉग्निशन है, ठीक है, $43 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी ने रिकॉर्ड करा है ट्रांजेक्शन इन दी बुक एट अबव मेंशन रेट, बहुत सही। पेमेंट फॉर द इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन मेड ऑन 5 अप्रैल, पेमेंट 5 अप्रैल को कर दिया जब एक्सचेंज रेट 47 था, तो 5 जनवरी है तो मार्च में भी तो आया होगा। अब 31 मार्च को, तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन तो हम मार्च को ही करते हैं ना, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन जो है क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे करते हैं। तो अब हमने जब परचेस करके रखा है 43 के भाव पे और अब 47 का भाव हो गया है 5 अप्रैल को, 31 मार्च को 48 था, तो 43 माइनस 48, तो पहले 5 रुपये का तो पहले नुकसान है, 5 रुपये का नुकसान है, तो अपन बोल सकते हैं कि पीएनएल में चले जाएगा 5 रुपये, डिफरेंस ऑफ 5 रुपये वो शोन इन द एक्सचेंज लॉस इन द पीएनएल। इसको ही हमने रिकॉर्ड कर लिया कि यार ट्रांसफर होगा पीएनएल में, शोन इन एक्सचेंज लॉस, तो यही एक्सचेंज लॉस जैसा शोन हो गया पीएनएल में। एंड इट्स नॉट टू बी एडजस्ट अगेन कॉस्ट, तो एंड वॉन्ट एडजस्ट एट कॉस्ट, वो कॉस्ट से एडजस्ट नहीं होगा, पर सब्सिक्वेंट ईयर में कंपनी ने रिकॉर्ड करा एक्सचेंज गेन, ठीक है, हैंस अकाउंटिंग तो डिफरेंस बिटवीन 47 एंड 48 एंड 47, तो कंपनी ने एक्सचेंज गेन कर लिया, शोन एन एक्सचेंज लॉस। एंड लेटर ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट बोल सकें कि सब्सिक्वेंट ईयर में उसको एक्सचेंज गेन यूज़ कर लिया, तो ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही है, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही इसलिए है क्योंकि कंपनी ने पास करी एंट्री एडजस्टिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो कंपनी ने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्ट करी है वो इनकरेक्ट है, ये इन्होंने ये गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? कंपनी पास और एडजस्ट कर दिया इन्होंने रॉ मटेरियल की कॉस्ट, कंपनी पास द एंट्री और रॉ मटेरियल की कॉस्ट को एडजस्ट कर दिया, ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब वही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है कि कंपनी ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बॉट किया है 3 महीने का 1 लाख का एट $47.10, एक्सचेंज रेट 47.02 था, तो प्रीमियम को तो इग्नोर कर देंगे और एक्सचेंज रेट 47.15 है, तो व्हेन ही क्लोज बुक्स द एक्सचेंज रेट 47.15 है, तो प्रीमियम को बुक कर लेंगे, ठीक है। पर इधर जो एक्सचेंज रेट है, क्या बोलना चाह रहे हैं, जो एक्सचेंज रेट है ये करंट मार्केट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो डायरेक्ट सेल पे ही हम बुक करेंगे, 0.08 हमारा प्रीमियम रहेगा, तो प्रीमियम को हम बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन सेल रेट एंड कॉन्ट्रैक्ट रेट विल बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स, ये तो हमने है जो पहले भी पढ़ के रखा है, ठीक है। अब
49 वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट है, पढ़ लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी लिमिटेड ने परचेस करा है इक्विपमेंट, ठीक है, कंपनी है इक्विपमेंट मतलब डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट परचेस करा है 24 लाख का, और सेम वॉज फुल्ली फाइनेंस बाय द फॉरेन करेंसी लोन से फाइनेंस दे, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, मतलब ये लॉन्ग टर्म हो गया है, एक्सचेंज रेट 60 है 62 है, और 1/4/15 31/3/16, तो इनिशियल रिकॉग्निशन तो 60 पे अपन कर लेते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन 60 पे कर लेते, तो 24 लाख का इनिशियल रिकॉग्निशन 60 पे कर लेते, तो $40,000 अब $40,000 का 2.5 का जो डिफरेंस है इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा अपना 1 लाख, तो ये 1 लाख का डिफरेंस है किधर जाएगा, द इंटायर डिफरेंस कैपिटलाइज करा है तो इंटायर डिफरेंस कैपिटलाइज हो जाएगा, तो अकाउंट फॉर कैसे होगा, वो इंटायर डिफरेंस कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। पर इंटायर लॉस ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंसेस शुड बी चार्ज टू P&L, तो अबव आंसर तभी ऐसा देंगे जब कंपनी हैज़ नॉट अवेल, अगर कंपनी ने अवेल नहीं करा हो तो, अदरवाइज जो है वो ऐड होके 25 लाख हो जाएगा कॉस्ट, ठीक है, 25 लाख हो जाएगा कॉस्ट, अदरवाइज जो है ये जो एक्सचेंज डिफरेंस 1 लाख है इसको P&L में चार्ज कर लो। सो इस तरीके से जो है हमने फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चंस को ओवर किया है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, राइट। तो अगर आपको जो भी है इसमें भी आपको कभी कुछ फ्लॉ लगे या आपको कुछ लगे कि यार नहीं समझ में आया इतना एडिक्वेट, या पढ़ने पढ़ाने में ऐसा कन्वे करने में कोई सा आ रहा है, थोड़ा सा लैग आ रहा है, या आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उस तरीके से ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपन चेंज कर लेंगे, राइट। सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का वेट रहेगा, ठीक है, मैं वेट करूँगा, और मिलते हैं हम फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।